प्रिय विद्यार्थियों, प्रॉब्लम्स ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 2। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर आधारित प्रॉब्लम को लेकर के एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। वहाँ पर हमने कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। अब चूंकि हम आने वाले दिनों में परीक्षाओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपके टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बेस्ड होंगे, जिससे कि परीक्षाओं के अंदर आने वाले छोटी छोटी ऐसे समस्याएं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि हम कई बार उनको या तो छोड़ देते हैं या छोटी सी गलती से गलत हो जाते हैं, उनको यहाँ पर दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी को लेकर के ये वीडियोस यहाँ पर हम बना करके उसको यूट्यूब पर आपके सामने ला रहे हैं। तो इसी सीरीज के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर जो सेकंड वीडियो है वो मेरे चैनल पर आपके लिए प्रस्तुत है। तो 4 प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके थे। आज इस प्रॉब्लम के अंदर हम ये देखेंगे कि पोटेशियम हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, जिसका कि मैग्नेटिक मोमेंट 5 म्यू बोर मैग्नेट्रॉन दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है इसके लिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि इसकी CFAC जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, वो ज्ञात करनी है। अब इस तरह का यदि सवाल आता है तो हमें करना क्या है सबसे पहले, तो इसका मतलब ये है कि पहले तो ये देखिए कि ज्ञात क्या करना है, यानी कि CFAC ज्ञात करनी है। तो CFAC ज्ञात करने के लिए हमें स्प्लिटिंग पैटर्न पता होना चाहिए। अब चूंकि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग पैटर्न है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग पैटर्न के बाद हमें ये देखना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5 है, वो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है, क्योंकि हम स्पिन ओनली फार्मूला को लेकर के यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इन चीज़ों को लेकर के यदि हम शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि कोबाल्ट सेंट्रल मेटल, जिसका कि एटॉमिक नंबर 27 है, तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 3d7 4s2। हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ज़्यादातर सवाल तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल क्लियर है और उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से समझते हैं, तो बहुत सारे सवालों के जवाब आप आसानी से दे सकते हो। अब हमें यहाँ देखना है कि कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है। एक फ्लोराइड -1 चार्ज का है, तो 6 फ्लोराइड है तो -6 टोटल चार्ज हो गया। एक पोटेशियम +1 चार्ज का है तो +3 यहाँ पर इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अल्टीमेटली -6 +3 यानी कि -3 जब सामने कन्वर्ट होगा तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कोबाल्ट को यदि आप यहाँ से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो कोबाल्ट +3 स्टेट के अंदर अवेलेबल होगा 3d6 4s0 कॉन्फ़िगरेशन में। अब हमें यहाँ से इसका देखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली फार्मूला म्यू बराबर √n n+2, जहाँ पर n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें ये कैलकुलेट करना है, जबकि दिया हुआ है म्यू कितना 5, तो रूट स्क्वायर को आप हटा दोगे अंडर रूट को, तो ये सामने वाली टर्म स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई, तो 25 बराबर √n n+2, तो 25 बराबर n स्क्वायर +2n। आगे सॉल्व यदि हम करें तो n स्क्वायर +2n -25 बराबर 0। अब ये इक्वेशन मैथमेटिक्स की बाइनोमियल थ्योरम में कन्वर्ट हो गई है, तो जहाँ से हमें n के अलग अलग मान प्राप्त होंगे, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव में से पॉजिटिव वैल्यू लेकर के यदि हम इसे सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि n का जो मान है वो हमें प्राप्त होता है 4, और n क्या है यहाँ पर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात इस आधार पर हम यहाँ देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो 5 बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू प्राप्त हुई है वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से प्राप्त हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जो इंगित करता है एक उच्च चक्रण यौगिक के लिए, यानी कि उच्च चक्रण संकुल के लिए, क्योंकि 3d6 टोटल इलेक्ट्रॉन है डी में। कोबाल्ट के +3 स्टेट में जब 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है टोटल, और उसमें से 4 यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसके स्प्लिटिंग पैटर्न को यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि 5d ऑर्बिटल जो कि डीजेनरेट स्टेट के अंदर है, जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग होगा तो 3 t2g ऑर्बिटल स्थायी अवस्था में चले जाते हैं, तो 2 eg ऑर्बिटल अस्थायी अवस्था में चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यदि हम करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर्ड हो जाएगा। चूंकि हमें स्टेट रखनी कौन सी? हाई स्पिन, यानी कि उच्च चक्रण, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर नजर आने लग गए। इस आधार पर यदि हम
अब हमारे सवाल में जाएं कि टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस प्रकार से। स्टेबलाइजेशन कितना मिला, एक इलेक्ट्रॉन को नीचे जाने पर -0.4 डेल्टा ओ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 2 3 4, तो -0.4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस डिस्टेबलाइजेशन कितना है 0.6 डेल्टा ओ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 2 मल्टीप्लाइड 2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर अब आपको पेयरिंग के लिए है, तो पेयरिंग एनर्जी 1, तो आप कैलकुलेट करोगे इसे, तो -1.6 डेल्टा ओ प्लस 1.6 डेल्टा ओ प्लस पी, तो टोटल कितना आ गया आपका यहाँ पर माइनस का 0.4 डेल्टा ओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के लिए हमने यहाँ पर स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट कर लिया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पर 2-3 चीजें देखी कि सबसे पहले तो आपको यह है कि कॉम्प्लेक्स यदि कोई भी दिया हुआ है तो उसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करके उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करना है, इसके आधार पर हम लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को इम्प्लाइज कर सकते हैं कि कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग का पैटर्न हम यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके साथ ही हम यहाँ पर जो स्थायीकरण ऊर्जा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के अंदर 2 आयरन के कॉम्प्लेक्स हैं, पहला कॉम्प्लेक्स तो क्लोरीन लिगेंड के साथ है और दूसरा कॉम्प्लेक्स साइनो लिगेंड के साथ है। दोनों ही कॉम्प्लेक्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक क्लोराइड -1 चार्ज है तो टोटल 6 माइनस चार्ज, एक साइनाइड -1 है तो टोटल साइनाइड -6, तो अल्टीमेटली आयरन पर इस कॉम्प्लेक्स में देखो चाहे इस कॉम्प्लेक्स में देखो आयरन +3 स्टेट के अंदर है। अब ये कहा गया है कि दोनों पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कब होता है कोई, जबकि उसके अंदर कोई न कोई एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। लेकिन क्या कहा गया कि जो फॉर्मर है यानी कि ये वाला जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये वाला जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। उच्च चक्रण का मतलब अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लो स्पिन का मतलब कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको इन दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए इनका डी कॉन्फ़िगरेशन इवेल्युएट करना है कि इनका डी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और इनके लिए CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी। ध्यान रखिए कि एग्जाम के अंदर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन यदि आता है तो पहले क्वेश्चंस के हर वर्ड्स का मतलब समझिए, उसके बाद सोचने की कोशिश करिए कि हाँ यहाँ पर हमें करना क्या है। तो हम यहाँ पर इसे सॉल्यूशन के लिए हम यदि जाएंगे तो हमें सबसे पहले आयरन को देखना है कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d6 4s2। अब चूंकि यहाँ पर आयरन +3 स्टेट के अंदर है, चाहे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो या लो स्पिन हो, तो आयरन +3 स्टेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो यदि यहाँ से, तो आयरन 3d5 4s स्टेट के अंदर चला गया। अब चूंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर मतलब है कि हमें यहाँ पर डी में पांचों ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखना है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका T2G3 Eg2, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग में क्या होता है कि 3 T2G ऑर्बिटल तो नीचे होते हैं और 2 Eg ऑर्बिटल ऊपर होते हैं, तो टोटल 5 ऑर्बिटल में सभी में एक इलेक्ट्रॉन यदि हम रख देंगे तो पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट के अंदर मौजूद होंगे और ये इनका स्प्लिटिंग पैटर्न। ये 5 d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग पैटर्न, 3 T2G ऑर्बिटल और 2 Eg ऑर्बिटल सभी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो इस सवाल का जो पहला वो है डी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो ये है T2G3 Eg2 4 किसके लिए FeCl6 - 3 के लिए। अब यदि इसके लिए हम CFSE कैलकुलेट करना चाहें तो CFSE हम आसानी से देख सकते हैं कि -0.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये भी आपका माइनस का 1.2 आएगा तो ये प्लस का 1.2 आएगा, तो टोटल 0। अर्थात इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो CFSE है वो क्या है, 0 है। अब हम यदि चलें दूसरे कॉम्प्लेक्स के लिए, साइनाइड कॉम्प्लेक्स जो कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर भी आयरन +3 स्टेट के अंदर है तो क्या है D5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अब चूंकि D5 है तो T2G में ही पांचों इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 2 पेयर्ड हो जाएंगे और एक अनपेयर्ड रह जाएगा, ये T2G5। अब आप इसके स्प्लिटिंग पैटर्न 1 2 3 ऑर्बिटल, 2 पेयर्ड हो गए और एक अनपेयर्ड रह गया, लो स्पिन क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका T2G5, Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके लिए CFSE आप यदि निकालना चाहेंगे तो -0.4 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि -2, ये -2। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा
कि आपको इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन के जैसे सवाल यदि आते हैं तो उनका पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को हम आसानी से समझ सकते हैं, और यहाँ पर उनके लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नेचर को भी समझ सकते हैं। उनका डी कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखें, कैसे लिखें, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम जो है, यहाँ आपको 1, 2, 3 और 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। पहला कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम का, दूसरा क्रोमियम का, तीसरा कोबाल्ट का और चौथा पोटेशियम का या प्लेटिनम का। इन सभी को हमने जल में घोलकर उनके 0.001 मोलर विलयन बनाए हैं। अर्थात इन चारों कॉम्प्लेक्सेस को हमने जलीय विलयन बना लिया उनका, और उनकी सबकी स्ट्रेंथ क्या रख दी हमने, 0.001 मोलर रख दी। आपसे ये पूछा गया है कि इनके जलीय विलयन का जो चालकता है उनका बढ़ने का क्रम क्या होगा, अर्थात कौन से विलयन के लिए चालकता सर्वाधिक होगी, ये क्वेश्चन है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि जो चालकता है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है इन सॉल्यूशन। द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात विलयन में चालकता इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे आयनों की संख्या में वृद्धि होती है चालकता का जो मान होता है वो क्या बढ़ता है। तो हमें यहाँ पर हर कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें नंबर ऑफ आयंस को देखना है। तो सबसे पहले हम यदि देखें कोबाल्ट के इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तो आयन है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ये पूरा, और एक क्लोराइड आयन बाहर, तो टोटल पार्टिकल 2। पोटेशियम के इस कॉम्प्लेक्स या प्लेटिनम के इस कॉम्प्लेक्स में 2 तो पोटेशियम का आयन है और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आयन, ये तो टोटल 3 पार्टिकल। क्रोमियम के इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्टिकल और 3 क्लोराइड के पार्टिकल, तो टोटल 4। प्लेटिनम के इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्टिकल 1 और 4 क्लोराइड के पार्टिकल, तो टोटल 5। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में 2 पार्टिकल, प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स में के इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 पार्टिकल, और क्रोमियम के इस कॉम्प्लेक्स में 4 पार्टिकल, और प्लेटिनम के इस कॉम्प्लेक्स में 5 पार्टिकल। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इंक्रीज होगा चालकता भी वैसे ही बढ़ेगी। तो अर्थात चालकता का मान ऊपर से नीचे इस प्रकार से क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। सो द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी इज कि कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स की कंडक्टिविटी सबसे कम है, तो प्लेटिनम के इस कॉम्प्लेक्स की कंडक्टिविटी क्या है, सर्वाधिक होती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम्स से रिलेटेड वीडियोस आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। आगे किसी ही ऐसे अन्य टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे जहां पर हम एग्जाम्स के अंदर आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के आपको उनके सॉल्यूशंस कैसे हल करें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसी भी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम्स हैं और समझने में यदि कोई दिक्कत है तो आप वहां पर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।